Good morning, everyone. I am Dr. Shagun Walia. I am attending consultant in pediatrics and neonatology and lactation consultant at Chaitanya Hospital, Sector 44, चंडीगढ़. आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत सारे पेरेंट्स की इनिशियल पीरियड ऑफ लाइफ में बच्चे की लेस देन 1 ईयर की एज पे बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, जो ये होती है कि बच्चा ब्रेस्ट फीड लेता है या फॉर्मूला फीड लेता है तो उसके बाद बच्चा दूध निकाल क्यों देता है। और दूसरी इशू होता है ये कि बच्चा रोता बहुत ज़्यादा है, क्या करें, कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, जो मोस्टली किस प्रॉब्लम की वजह से होता है, जिसको हम नाम देते हैं कोलिक। तो ये जो दोनों कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं आज आपको ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप ट्रीटमेंट को अच्छे से फॉलो करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप समझें कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। तो पहली चीज़ ये कि हम कोई भी चीज़ अगर निगलते हैं या स्वॉलो करते हैं, जिसमें खाना, दूध, पानी और हवा भी हम स्वॉलो करते हैं, तो ये सब चीज़ें किस रास्ते पहुंचती हैं पेट में? मुंह से जाती हैं। ये गले में पीछे की तरफ एक पाइप जैसी चीज़ होती है जिसको कहते हैं फूड पाइप। फूड पाइप के नीचे इतनी सी एक जगह होती है जो एक रास्ता बंद होता है पेट और फूड पाइप के बीच में। ऐसे फूड पाइप भी यहाँ पर ब्लॉक है, इसको कहते हैं LES इसका नाम होता है। ये बेसिकली एक रुकावट है पेट और फूड पाइप के बीच में। इसके नीचे होता है पेट, उसके नीचे होती है हमारी इंटेस्टाइन्स। तो अब इन लेवल्स पे, अलग अलग लेवल्स पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो बेसिकली 3 जगहें हैं जहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। पहला होता है हमारा LES। उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि वो बड़े लोगों में काफी अच्छे से बंद करके रखता है उस जगह को जो फूड पाइप और पेट के बीच में होती है। तो पेट में जो चीजें होती है वो ऊपर की तरफ नहीं आती। पर बच्चों में क्या होता है, स्पेशली लेस देन 1 ईयर एज, इन लोगों में क्या होता है कि ये जो लॉक है ये वीक होता है, ये विद एज स्ट्रांग होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी जो दोनों प्रॉब्लम है वो स्टमक, जिसे हम पेट कहते हैं, और इंटेस्टाइन, इस लेवल पे होती है। इनमें प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि छोटे बच्चों में ये काफी छोटे साइज की होती हैं। आप मेरी बात माने तो एक न्यूबॉर्न में इतना सा स्टमक होता है। तो स्टमक और इंटेस्टाइन काफी छोटे साइज के होते हैं, तो जब वो फूल जाते हैं तो बच्चों को बहुत इरिटेबिलिटी और पेन होता है। वही आप लोगों को दिखता है कि बच्चा चिढ़ रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा दूध निकाल रहा है, सब एक ही प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजें हैं। अब जो ये जगहें हैं LES, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, इनमें छोटे बच्चों में एक दूध जाता है, दूसरा क्या जाता है, एयर। अब मैं आपको समझाती हूँ रीगर्जिटेशन, या जो बच्चा दूध निकाल देता है जमा हुआ दही जैसा, उसमें क्या होता है। तो आप मान लीजिए इतना सा स्टमक है, तो उसमें इतना दूध आया और इतना उसमें एयर है। तो ये ही एयर जो है उसको हम बच्चे को जब डकार दिलवाते हैं तो हम वो एयर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि जितना बच्चे का पेट है उसको उतनी भूख है, वो उतना दूध अच्छे से ले पाए। तो ये होती है रीगर्जिटेशन, कि उसमें हवा है तो डकार दिलवाते हुए बच्चे थोड़ा सा दूध निकाल देते हैं। तो ये जो रीगर्जिटेशन है, आपको मेरी बात सुन के समझ के ये समझ आ रहा होगा कि एक नॉर्मल फिनोमेना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें वरी करने की क्यों जरूरत है, कब जरूरत है? वो तब है जब हम जितनी फीड बच्चों को दे रहे हैं वो बच्चा काफी हद तक निकाल दे रहा है, जिसकी वजह से उसका वजन नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो ही एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमें घबराने की जरूरत है। अदरवाइज ये एक नॉर्मल चीज है जो 6 to 8 मंथ्स की एज तक जाकर जो वो लॉक है वो अच्छे से बन जाता है, तो ये दूध बार बार ऊपर की तरफ नहीं आता। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ये जो एयर है, एयर ही काम खराब करती है, ये हमेशा याद रखिए। तो जो एयर है, मान लीजिए कि बर्प करने में वो एयर जो पेट में थी वो निकल नहीं पाई, वो आगे चली गई इंटेस्टाइन की तरफ। तो जब इंटेस्टाइन एयर से फूल जाती है तब बच्चों को क्या होता है, कोलिक, जिसमें बच्चे बहुत जोर जोर से रोते हैं, काफी देर के लिए रोते हैं, और पेरेंट्स बहुत केसेस में समझ नहीं पाते कि किस तरह बच्चे को हेल्प करें। तो ये तो है जो प्रॉब्लम होती है। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? इन दोनों प्रॉब्लम्स में
हमेशा एक चीज याद रखिए कि हमें जो रूट है, जो जड़ है प्रॉब्लम की, उसको ठीक करना है। अगर ये प्रॉब्लम शुरू हो गई तो बच्चे को तकलीफ ही देंगी, उसको रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। तो जो रिगर्जिटेशन या बच्चा जो दूध निकालता है, उसके लिए हम क्या क्या करें? उसके लिए सबसे पहला और जरूरी पॉइंट है कि जिस तरह बच्चे ने माँ की छाती को पकड़ा है, जिसे लैच कहते हैं, वो बच्चा अच्छे से करे। अगर वो बच्चा अच्छे से नहीं पकड़ता तो दूध के साथ साथ काफी सारी एयर बच्चा पेट के अंदर ले जाता है। दूसरी चीज क्या है कि जो एयर है उसको बर्प के रास्ते निकालना है। दूसरा जरूरी पॉइंट है ये। तीसरी चीज है कि जब बच्चा दूध पी रहा है उसकी पोजीशन किस प्रकार हो ताकि उसके अंदर एयर कम से कम जाए। उसमें होता है कि जब मदर्स ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो बच्चे को थोड़ा इस तरह रखना है, जो बच्चे का हेड है वो थोड़ा ऊपर बाकी शरीर से। लास्ट पॉइंट क्या है इसमें कि जब आप बच्चे को बर्प भी करवा देते हैं तो बच्चे को बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं लिटाना है बेड पे। बेस्ट क्या है कि बच्चे का जो शरीर है वो कुछ ऐसे हो, सिर ऊपर की तरफ। ये जो एंगल है, अगर आप एंगल समझते हैं तो 30 डिग्रीज के आसपास होना चाहिए। ये बेस्ट पोजीशन है बच्चे को उल्टी ना हो इसलिए। अगली चीज क्या है कि जो कोलिक है कि हवा हम निकाल नहीं पाए तो वो पेट में चली गई नीचे, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे जरूरी पॉइंट क्या है कि एयर अंदर ना जाए, लैच अच्छी हो। दूसरा ये एयर निकालें, बर्प करें। तीसरा क्या चीज है कि जो बच्चे के पेट में हवा पहुंच गई उसके लिए बच्चे को हमें टमी टाइम देना चाहिए। अब टमी टाइम क्या होता है कि बच्चा जब छोटा होता है, ये प्रॉब्लम 3 to 4 वीक्स की एज पे सबसे ज्यादा पीक पर होती है और ये 3 से 4 महीने की उम्र तक बहुत बच्चों में रहती है प्रॉब्लम। तो टमी टाइम का मतलब है कि जब बच्चे का फीड टाइम है, मान लीजिए 9 बजे है, तो आप 8 बजे बच्चे को पेट के बल उल्टा बेड पे लिटा दीजिए। ख्याल किस चीज का रखना है कि बच्चे की नाक बंद नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज करती क्या है कि जो गैस है बच्चे के पेट में, वो जो जैसे बड़े लोग गैस पास करते हैं या फ्लैटस पास करते हैं, उस तरह बच्चों की गैस काफी निकल जाती है और उनको काफी कंफर्टेबल फील होता है। तो ये जो टमी टाइम होता है अराउंड 40 मिनट्स इन अ डे देना चाहिए, मतलब 10 मिनट का एक बार में, और इसी तरह 4 बार पूरे दिन में। ये बच्चे की मोटर डेवलपमेंट के लिए भी काफी अच्छा है। अब ये है कोलिक के लिए। अब बात करते हैं कि अगर कोलिक बच्चे को शुरू हो जाती है तो आप क्या करें। ये एक बहुत ही हेल्पलेस सिचुएशन होती है, इसमें हम एज डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो जो पहले वाले सारे स्टेप्स हैं, जो जड़ है प्रॉब्लम की, आपको उसको ही नहीं आने देना है। अगर कोलिक शुरू हो जाता है तो बच्चे को कंसोल कैसे करें? एक तो आप अगर गूगल पे चेक करते हैं, वाइट नॉइज नाम की साउंड्स होती हैं जो बच्चे को कंफर्ट देती हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा ये कि बच्चे को रॉक करें किसी तरह जिससे वो स्टेबल हो। तीसरा ये कि जब बच्चा ऑलरेडी कोलिक में है तो उनको बहुत ज्यादा स्टिमुलेटरी एनवायरनमेंट में, बहुत कलरफुल ब्राइट लाइट्स वाली जगह पर कोशिश करें कि ना रखें, क्योंकि इन सब चीजों से ज्यादा स्टिमुलेशन पर बच्चे बहुत तेज सांस लेते हैं जिससे और एयर अंदर जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं प्रिवेंशन। अब क्या है कि दवाइयों का क्या रोल है इसमें? दवाइयों का जो रोल है, जब ये चीजें बच्चों को तंग करती हैं, वेट गेन नहीं होने देता है, रिगर्जिटेशन, तब हम मेडिकेशंस डालते हैं। पर आप जानते हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन इज द बेस्ट। वी वांट कि ये चीज आए ही नहीं, तो उसके बाद मेडिकेशंस का रोल आता है, जिसका ज्यादा रोल रिगर्जिटेशन में है। कोलिक के लिए भी कुछ मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कि हम कोलिकेट ड्रॉप्स देते हैं, पर उनसे ज्यादा इफेक्टिव जो पहले वाली सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं वो होते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि ये जो सिम्टम्स हैं बहुत रेयरली कुछ बीमारियों की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे बच्चे को काउ मिल्क प्रोटीन से एलर्जी है, या बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या मिल्क एलर्जी है। उस केस में अलग तरह का मैनेजमेंट होता है जो आपको एक एक्सपीरियंस पीडियाट्रिशियन बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो आई होप आई वॉज एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। इन सब चीज़ों के बारे में, लैच के बारे में, बर्पिंग के बारे में हमारे हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से काउंसलिंग सेशंस होते हैं, आप उन्हें अटेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। थैंक यू।